अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द मिनिमल चेंज डिजीज़। ठीक है, अब मिनिमल चेंज डिजीज़ जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनिमम चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब ये मेनली बच्चों में कॉमन होता है। ठीक है, 1 से 7 साल के बच्चों में कॉमन होता है। ठीक है, अब इसमें मेनली होता क्या है, इसमें होती है इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास जो फूड प्रोसेसेस होते हैं ना पोडोसाइट्स के, वो उसकी इफेसमेंट होती है, मतलब वो डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, जब वो डिटैच हो जाते हैं तो पोडोसाइट तो हवा में रह जाएंगे। ठीक है, अब वो डिटैच जब हो जाते हैं तो अल्टीमेटली जो गैप होता है ना, ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट होती है, ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब ये जब ये गैप ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो प्रोटीन यूरियाज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि ये मतलब ये इफेसमेंट क्यों होती है? इफेसमेंट मेनली दो चीज़ों की वजह से होती हैं। या तो हमारे पास कोई सर्कुलेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पोडोसाइट्स को डैमेज करते हैं और इफेसमेंट वगैरह कराते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखो तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्रॉस अपीयरेंस में तो बहुत मिनिमल चेंजेस होती हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में भी बहुत मिनिमल चेंजेस होती हैं, और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में भी बहुत मिनिमल चेंजेस होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप इसको देखते हो ना, तो हमारे पास क्या होता है कि एक तो हमारे पास वो होती है इफेसमेंट होती है फूड प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट्स की। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है ना, उसमें हमारे पास उसकी वॉल में लिपिड एंड प्रोटीन्स की डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है पोडोसाइट्स का, वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, उसमें हमारे पास डिफरेंट वैक्यूल्स बन जाते हैं, माइक्रोवेलाई बन जाते हैं, और फोकल डिटैचमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक तो आपको पोडोसाइट्स जो है उसकी वो फूड प्रोसेसेस की जो है इफेसमेंट नज़र आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में लिपिड एंड प्रोटीन डिपोजिशंस शुरू हो जाती है नज़र आना। इसके अलावा हमारे पास पोडोसाइट्स के साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वैक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, माइक्रोवेलाई नज़र आना शुरू हो जाते हैं, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी फोकल डिटैचमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स में, मिनिमल चेंज डिजीज़ में। ठीक है, अच्छा, हम इसके मिनिमल चेंज डिजीज़ की क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास जो होते हैं वो क्रोनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमें जो है प्रोटीन यूरियाज वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएंगे, बच्चों में मेनली होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत मिनिमल चेंजेस होती हैं। ठीक है, और the only disease which responds to the corticosteroid therapy, ठीक है, बहुत अच्छे से, इट्स मिनिमल चेंज डिजीज़। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट डिजीज़ विच इज़ द फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। ठीक है, अब फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, ये फोकल होता है, मतलब एक फोकाई पे होता है। ठीक है, फोकल इन्वॉल्वमेंट होती है, सेगमेंटल मतलब कि एक सेगमेंट सिर्फ इन्वॉल्व होता है। ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस मतलब कि ग्लोमेरुलाई में हार्डनिंग होती है मेनली। ठीक है, अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? कॉजेज़ एडियोपैथिक भी हो सकता है, मतलब कि कोई कॉज नोन नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ये डिफरेंट डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि HIV वगैरह हो गया, या हीरोइन वगैरह जो लोग लेते हैं ना, तो हीरोइन एब्यूज़ की वजह से भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ की वजह से सेकेंडरी इवेंट भी हो सकता है, ये जैसे कि IgA नेफ्रोपैथी है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है। इसके अलावा माल एडाप्टेशंस, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी की किडनी में एक जगह पे प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, अब प्रॉब्लम में मेनली जो है डैमेज हुआ है ना, तो अल्टीमेटली जो एरिया ठीक है ना, तो उस जगह पे हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया होता है टू कंपनसेट दैट डैमेज। ठीक है, तो अल्टीमेटली उस डैमेज को कंपनसेट करने के चक्कर में माल एब्जॉर्प्शंस हो जाती हैं। ठीक है, एंड 4 जो है इनहेरिटेड भी हो सकता है। इनहेरिटेड में क्या होता है कि हमारे पास म्यूटेशन होती है इन साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स एंड पोडोसिन। ठीक है, इसके अलावा सीक्वेंस वेरिएंट इन एपोलाइपोप्रोटीन L1। ठीक है, सीक्वेंस वेरिएंट इन एपोलाइपोप्रोटीन L1 lie on क्रोमोसोम नंबर 22। ठीक है, क्या है
इडियोपैथिक कॉज हो सकती है, इसके अलावा एसोसिएटेड विद अदर डिजीज़ हो सकती हैं, सेकेंडरी इवेंट हो सकता है डिजीज़ की वजह से, माल एडेप्टेशंस हो सकती हैं एंड इनहेरिटेड भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी पैथोजेनेसिस में मेनली क्या होता है? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस में क्या होता है? पैथोजेनेसिस में मेनली पोडोसाइट्स की जो है वो इंजरी होती है। ठीक है। अब इंजरी की वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक इंजरी हो जाती है। ठीक है। इसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स रिलीज़ होते हैं। ल्यूकोसाइट्स जब रिलीज़ होंगे तो उसकी वजह से परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो है वो लिपिड्स जो है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो है वो डिपॉजिट शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हाईलाइट डिपोजिशंस भी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। एंड IgM एंड कम्प्लीमेंट प्रोटीन आर ऑल्सो सीन इन लेजन। ठीक है। क्या होता है कि लेजन इंजरी होती है, इंजरी की वजह से ल्यूकोसाइट्स आते हैं, ल्यूकोसाइट्स की वजह से हमारे पास परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, फिर हमारे पास जो है प्रोटीन्स एंड लिपिड के डिपोजिशंस होती हैं, हाईलाइट डिपोजिशंस होती हैं एंड IgM एंड कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी नज़र आते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप मॉर्फोलॉजी देखते हो ना तो मॉर्फोलॉजी में आपको कैपिलरी ल्यूमेन की ऑब्लिटरेशन नज़र आती है। ठीक है। जो कैपिलरी का ल्यूमेन होता है ना तो उसकी ऑब्लिटरेशन हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फोम सेल्स नज़र आते हैं, हायालो नोसिस वगैरह होता है। ठीक है। मेजेंजियल जो मैट्रिक्स होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, एफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स होता है। ठीक है। इसके अलावा कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथीज हो जाती हैं। ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, एक तो हमारे पास जो कैपिलरी है उसका ल्यूमेन जो होता है वो हमारे पास ओब्लिटरेट हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा फोम सेल्स की डिपोजिशन होती है, हाईलाइन डिपोजिशंस हो जाती हैं, मेसेंजर सेल्स जो होते हैं उनका मैट्रिक्स ज़्यादा हो जाता है, एफेसमेंट होती है और कोलैप्स ग्लोमेरुलोपैथीज वगैरह होती हैं। ठीक है। जब आप इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हो ना फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस के, तो इसमें हमारे पास वही प्रोटीन यूरियाज वगैरह, हीमाटूरियाज, हाइपरटेंशन वगैरह। ठीक है। एंड रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होता है वो बहुत पुअर होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी। ठीक है। अब मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी में मेनली क्या होता है कि जो हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और पोडोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, इनके बीच में हमारे पास जो है वो एंटीबॉडीज़ की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सब एपिथेलियल डिपोजिशन। ठीक है। सब एपिथेलियल मतलब कि एपिथेलियम से नीचे डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? या तो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं अगेंस्ट द पोडोसाइट्स। ठीक है। या तो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी टू अदर डिजीज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी वगैरह, सिफिलिस हो गया, सिस्टोसोमियासिस वगैरह हो गया। ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह हो गए, मेनली लंग से कार्सिनोमाज होते हैं, कोलोन और मेलानोमा वगैरह। ठीक है। इसके अलावा अदर ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे SLE वगैरह हो गया। ठीक है। इसके अलावा एक्सपोजर टू इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जैसे कि गोल्ड या मरकरी वगैरह की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। ड्रग्स में हमारे पास पेनिसिलिन, अमीन, एनक्रिप्टोपिल और एनसेड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, कॉजेज़ में हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, या तो सेकेंडरी टू अदर डिजीज़ हो सकता है जैसे कि इन्फेक्शंस एंड मैलिग्नेंसी एंड अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ एंड एक्सपोजर टू इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ड्रग्स वगैरह। ठीक है। अब पैथोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है कि या तो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं पोडोसाइट्स के अगेंस्ट। ठीक है। और किस पोडोसाइट्स के किस रिसेप्टर के अगेंस्ट? फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। और या तो हमारे पास जो है इम्यून डिपॉजिट होता है, मतलब कि बाहर जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बनता है और जाके वो डिपॉजिट सिर्फ सब एपिथेलियल रीजन में हो जाता है। ठीक है। एंड ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी मॉर्फोलॉजी में आपको क्या नज़र आता है? मॉर्फोलॉजी में आपको सबसे पहले आपको लाइट माइक्रोस्कोप में 3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो आपको जो कैपिलरी होती है ना, मेम्ब्रेनियस है ना, तो आपकी जो कैपिलरी की वॉल होती है ना वो थिकन्ड हो जाती है। ठीक है। थिकनिंग हो जाती है। ठीक है। तब एपिथेलियल डिपॉजिट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं और स्पाइक एंड डोप पैटर्न्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जब आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस में देखते हो तो आप मेनली एंटीबॉडीज़ की डिपोजिशंस ग्रेन्युलर डिपॉजिट्स नज़र आते हैं, और जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हो तो इफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेसेस नज़र आता है। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में जितने भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथीज़ में नज़र आते हैं। ठीक है। और स्टेरॉइड थेरेपी का रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत पुअर होता है। दैट्स इट, वी आर डन विद दी मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।